चलो जी। स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में और एमएच अब्राहम की सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग ने पिछले क्लास में आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म तक देख लिया था, ठीक है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो एमएच अब्राहम्स की बुक है ये एक सिंगल बुक है। यही सिंगल बुक से आप यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, ठीक है। क्योंकि इस बुक में इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे हम अपने एग्जाम को परस्यू कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ठीक है। जून अटेम्प्ट 2024 की जो अटेम्प्ट थी उसमें मैंने इसी बुक के बेसिस पे क्वालिफाई किया, ठीक है। इस बुक की इंपॉर्टेंस मैं भली बातें जानता हूँ और ये इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में आप इसे बाइबल बोलो, गीता बोलो, कुरान बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट। तो इस सीरीज में हम लोग इसकी पीवाईक्यू भी देखते हैं, ठीक है। जितने भी पीवाईक्यू इस बुक से आए हुए हैं, इस बुक से तकरीबन 30 से 40 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम उठा लो किसी भी फील्ड की, या फिर आप यूजीसी नेट की चाहे कोई भी साइकिल उठा लो, 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते इससे, ठीक है। तो हम लोग पीवाईक्यू भी देखते हुए इस सीरीज में चलेंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोगों ने आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म देख लिया था और इसके आगे हम लोग के जो पॉइंट है वो है आपका ऑथर एंड ऑथरशिप। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बैलेट, हाँ, बैलेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग बैलेट से स्टार्ट करते हैं। बी लेटर, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो तो जूम करते हैं पहले। आई होप आप सभी को विजिबल होगी, है ना। चलिए, बैलेट। बैलेट का मतलब होता है लोकगीत। क्या होता है? लोक गीत। लोकगीत किसे कहते हैं? जो हम लोग गांव में या फिर किसी रूरल एरिया में जो हम लोग वॉइस टू वॉइस या फिर बाई ड्रामा नहीं कह सकते, वॉइस टू वॉइस जो हम लोग लोकगीत गाते हैं, जो हम लोग लोकल रूरल एरिया की जो गीत होती है, जो सॉन्ग होते हैं, उसे हम लोकगीत कहते हैं। उस लोकगीत को हम इंग्लिश में बैलेड कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया बैलेड किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में जब हम लोग चलते हैं तो हमें मिलता है शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलर बैलेड, ऑल्सो कॉल्ड द फोक बैलेड, जिसे हम फोक बैलेड भी कहते हैं या फिर ट्रेडिशनल बैलेड भी कहते हैं। फोक क्यों? फोक लिटरेचर हम लोग किसे कहते हैं? फोक यानी कि एक रूरल, एक छोटे एरिया में, एक लोकल जगह में जो आपका कल्चर जो होता है, उस कल्चर में जितने भी आपकी एक्टिविटीज होती है, फॉर एग्जांपल पोएम हो गए, पोएट्री होगी, गीत हो गए, कविताएं, उसे हम फोक बोलते हैं, ठीक है। या फिर ट्रेडिशनल जो कि पारंपरिक स्थिति में होती है, उसे हम ट्रेडिशनल बैलेड कहते हैं, ठीक है। इज दैट इट इज अ सॉन्ग, ये गीत भी हो सकती है ना। ट्रांसमिटेड ओरली, ये ओरली चलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम लोग शादियों में जो गीत सुनते हैं, जो लोकल गीत होती है एक रूरल लैंग्वेज में, है ना, उस वो जो रूरल लैंग्वेज है उसे भी हम बैलेड कहते हैं। विच टेल्स स्टोरी, है ना, जो हम लोग कहानी जिसके माध्यम से कहते हैं। बैलेड आर थस द नैरेटिव स्पीसीज, ये नैरेटिव होता है, फोक सॉन्ग जिसे हम लोग कहते हैं। विच ओरिजिनेटेड एंड आर कम्युनिकेटेड ओरली, ओरली या ट्रांसमिटेड होता है, जैसे आज मैं सुन रहा हूँ, कल कोई और सुनेगा, वो जो लोकगीत, ठीक है। अमॉन्ग लिटरेचर और ओनली पार्टली लिटरेट पीपल, या तो ये इलिटरेट हो या फिर लिटरेट हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम इसे समय से समय, टाइम टू टाइम ट्रांसमिट होती रहती है। लोकगीत ऐसे ही चलता है ना। चलो, इन ऑल प्रोबेबिलिटी द इनिशियल विजन ऑफ द बैलेड वाज कंपोज्ड बाय सिंगल ऑथर, ठीक है। ये सिंगल ऑथर के द्वारा कंपोज किया जाता है, ठीक। ये डेफिनेशन में पूछा जा सकता है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बट हियर सी इज अननोन, वो अननोन होता है, ठीक है। सिंस ईच सिंगर हु लर्न्स एंड रिपीट एन ओरल बैलेड इज एप्ट टू इंट्रोड्यूस चेंज इन बोथ टेक्स्ट एंड ट्यून, ठीक है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और द इम्पर्सनल द नैरेटिव बिगिंस विद क्लाइमेटिक एपिसोड, ठीक है। टेल्स द स्टोरी ट्रस्टली इन एक्शन एंड डायलॉग, एक्शन और डायलॉग में कहानी को, उस कविता को बोला जाता है, ठीक है। चलो, एंड एंड इट्स विदाउट सेल्फ रेफरेंस और द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एटीट्यूड और फीलिंग्स, यानी कि अपनी कोई फीलिंग्स नहीं बता, ठीक है। अपना चीजों को ये एलोबरेट नहीं करता, ये बस उस
उस पोएम को, उस सॉन्ग को ये कन्वे करता है, बताता है ना। चल, द मोस्ट कॉमन स्टेंजा फॉर्म कॉल्ड बैलेड स्टेंजा, ठीक है, बैलेड स्टेंजा हम लोग कहते हैं। और ये बैलेड स्टेंजा क्या होता है, क्वार्टरेन होता है इन अल्टरनेट, जैसे 4 and 3 स्ट्रेस लाइन में जो होता है, इसमें होता है 4 and 3 स्ट्रेस लाइन होता है, उसे हम बैलेड स्टेंजा कहते हैं, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है दिस इज द फॉर्म ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। ये फॉर्म को क्या कहते हैं, सर पैट्रिक स्पेंस भी कहते हैं। द फर्स्ट स्टेंजा आल्सो एग्जाम्पलीफाई द अब्रुप्ट ओपनिंग ऑफ द टिपिकल बैलेड, ठीक। चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते चलेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेनी बैलेड एम्प्लॉय सेट फॉर्मूलाज, कुछ जो बैलेड होते हैं वो एक सिस्टम के हिसाब से, एक रूल के हिसाब से फॉर्मुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, और डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस को एलिब्रेट करते हैं, जैसे कि ब्लड रेड वाइन, मिल्क वाइट स्टीड, ठीक है। सेकंड है रिफरेन इन ईच स्टेंजा, एक रिफरेन होता है एक स्टेंजा में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर एक होता है इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, in which a line stanza is repeated but with an addition that advance the story। इंक्रीमेंटल रिपीटेशन किसे कहते हैं कि कोई एक स्टेंजा है, मान लीजिए उस स्टेंजा में चीजें रिपीट होती है, लेकिन जो रिपीट होती है वो कुछ एडिशनल जानकारी को लेते हुए रिपीट होती है, ठीक है, उसे हम इंक्रीमेंटल रिपीटेशन कहते हैं, ठीक है। चलो, ये सब याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। चलो थोड़ा इसे और जूम करते, क्योंकि और थोड़ा इसे, हाँ ये ठीक है ना। चल, अब जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हमें देखने को मिलता है ऑल्दो यद्यपि मैनी ट्रेडिशनल बैलेट प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन लेटर मिडल एज, ठीक है। ये ओरिजिनेट कब हुई थी, मिडल एज में, दैट वर नॉट कलेक्टेड एंड प्रिंटेड अंटिल द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक ये प्रिंट नहीं हुई, ठीक। चल, फर्स्ट इन इंग्लैंड, ये पहले जो बैलेट जो आई थी फर्स्ट आई थी कब, इंग्लैंड में आई थी, देन इन जर्मनी, ठीक है, ये याद रखिएगा आपको, आपके स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। फर्स्ट आई थी इंग्लैंड में और बाद वाली जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद 1765 में थॉमस पर्सी ने पब्लिश किया था रिलेंक्विश ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोएट्री, ठीक है, किसने पब्लिश किया था, थॉमस पर्सी, 1765, रिलेंक्विश ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोएट्री, याद रखिएगा ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। इस बुक से आपको बहुत पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑल्दो मोस्ट ऑफ द फ्री कंटेंट हैड बीन रिवाइज्ड इन द स्टाइल ऑफ पर्सी एरा, ठीक है, डीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द बेसिक मॉडर्न कलेक्शन इज फ्रांसिस जे चाइल्ड्स, ठीक है, फ्रांसिस जे चाइल्ड्स की जो थी इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट, ये पब्लिश हुई थी 1882 टू 98, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब जब और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमें मिलता है विच इंक्लूड्स 305 बैलेट, 305 बैलेट थी किसमें, फ्रांसिस जे चाइल्ड की इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट, ठीक है। उस बाद बर्टन एच ब्रॉनसन हैज एडिटेड द ट्रेडिशनल ट्यून ऑफ द चाइल्ड बैलेट, जो पब्लिश 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी 1959 टू 72 में, ठीक है। ये किसकी थी, बर्टन एच ब्रॉनसन, द ट्रेडिशनल ट्यून ऑफ द चाइल्ड, ठीक। चलो, और आगे देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इसमें आपका, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या क्या हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी है ना। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्त, है ना। सिंगल बुक ही आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, आप लोग बने रहेगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना अच्छा लगे उतना सब्सक्राइब कीजिए, उतना वॉच कीजिए, है ना। चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब ब्रॉड साइड बैलेट। ब्रॉड साइड बैलेट क्या है, एक मिनट, ये लाइन ही, broadside ballad is a ballad that was printed on
वन साइड ऑफ सिंगल सीट, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लाइन होगी। ठीक है, इस बुक को दिक्कत ये है कि बहुत कोई बच्चे जो पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता है कि हम लोग कैसे, तो मैं लाइन बाय लाइन जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ विथ PIQ, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसको नोट्स बनाते हुए चलना है और बार बार रिवाइज करना है ताकि दिमाग में बैठ जाए, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेशन में पूछा जा सकता है ब्रॉड साइड बैलेट क्या होता है। तो ये कैसा बैलेट होता है, जैसे सिंगल पेज होती है, उस सिंगल पेज में दो पेज होती है, पेज 1 पेज 2, है ना, एक ही पेज में। तो जो ऊपर वाले पेज में सिंगल सीट में जो प्रिंट होती है उसे हम ब्रॉड साइड बैलेट कहते हैं, जो एक साइड में होती है। ठीक है, डेल्ट विद करंट इवेंट, जो कि करंट इवेंट में डील करती है, पर्सन और इशू एंड वॉइस सॉन्ग टू अ वेल नोन ट्यून, यानी कि एक सिंगल सीट में का करंट इवेंट या फिर पर्सन के बारे में जो बताता है उसे ब्रॉड साइड बैलेट कहते हैं। ठीक है, चलो। Beginning with 16th century, these broadside were hawked in the street कंट्री फैज में गड़बड़ी। चलिए ठीक है, तो ब्रॉड साइड बैलेट जो है 16th सेंचुरी में ये आपकी आई थी। ठीक, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो मिलता है इट हैज ऑल्सो इन जेंडर द लिटरेरी बैलेट, ये लिटरेरी बैलेट को भी प्रोड्यूस की थी, विच इज नैरेटिव पोएम, जो कि जिसे हम नैरेटिव पोएम कहते हैं, रिटन इन डेलिबरेट इमिटेशन ऑफ द फॉर्म, लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेट। ठीक है, लिटरेरी बैलेट जो ट्रेडिशनल बैलेट जिसे हम आगे जाके ट्रेडिशनल बैलेट की ओर अग्रसर हुई। ठीक है, इन जर्मनी, जर्मनी में सम मेजर लिटरेरी बैलेट वर कंपोज्ड, जर्मनी में कुछ बेहतरीन बैलेट, एक मिनट, ठीक है। तो जर्मनी में जो है इंक्लूडिंग, जो जर्मनी में बैलेट आई उसमें से एक था J.A. बर्जर्स, वेरी पॉपुलर था वो, लिनोर 1774, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी तक इसमें PIQ नहीं आया मैच द कॉलम या कहीं भी, लेकिन आई थिंक आ सकता है। ठीक है, J.A. बर्जर्स, लेनोनॉर 1774 में। ठीक है, फिर गीत, गीत का आया एल्कोनिक 1782 में, ये पब्लिश हुई गीत। ठीक, और फिर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो बैलेड में, और इंग्लैंड में, ये जर्मनी का हो गया, लेकिन इंग्लैंड में सम ऑफ द बेस्ट लिटरेरी बैलेड वर कंपोज्ड इन द रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड में हुआ, जिसमें से कॉलरेज की राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ये आपकी लिरिकल बैलेड में थी और बहुत ही पॉपुलर हुई रोमांटिक एरा में। ठीक है, which however is much longer and has a much more elaborate plot than the folk ballad, folk ballad से जो लिरिकल बैलेड थी वो ज्यादा एलोबरेट ये कहानी है। ठीक है, फिर वॉल्टर स्कॉट का प्राउड मैसी, ये भी लिरिकल बैलेड हुई। तो एग्जाम में कभी कभी हमें पूछा जाता है कि जैसे कि एक बार ये केवीएस में आता है कि राइम ऑफ द एशियन मैरिनर किस में लिखी गई, लिरिकल बैलेड, फोक बैलेड, ठीक है, ब्रोडसाइड बैलेड, ऐसे ऑप्शन में दिया जाता था, वो लिटरेरी बैलेड या लिरिकल बैलेड ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये कब पता चलेगा, जब इस तरह हम लोग बुक को पढ़ते हुए चलेंगे। फिर जो जॉन किट्स थे, किट्स साहब, उनका ला बेल डेम सेंस मासी, ये भी लिरिकल बैलेड में थी। ठीक है, उसके बाद लिरिकल बैलेड आया 1798 में, तो वॉल्टर स्कॉट, कीट्स और जॉन कॉलरेज का आपका राइम ऑफ द एंशिएंट मैन, ये सारे लिटरेरी बैलेड में थे। और लिटरेरी बैलेड आपका लिरिकल बैलेड भी, लिटरेरी बैलेड में थी जो 1798 में थी, और ये 1798 पे रोमांटिक एरा का शुरुआत होता है, रोमांटिक एरा का शुरुआत होता है ना, जिस किसने लिखा था, वर्ड्सवर्थ। और वर्ड्सवर्थ VR7 लिरिकल बैलेड में आपके 4 कॉलरेज के द्वारा पोएम उसमें दिया गया था, और बाकी 19 जो है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया, है ना। तो वर्ड्सवर्थ जो 19 थे उसमें से पहला VR7 था, जो भी लिटरेरी बैलेड में थी। ठीक है, ये आप याद रखिए, है ना। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग देखते हैं ये एंशियंट मैरिनर की आपकी लाइन है, इट इज एंशियंट मैरिनर एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री, ऐसे इस तरह के जो हमारे पोएम की लाइन होती है यहाँ से दिया डायरेक्ट दे देते, है ना। चलो
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है, बाढ़। बाढ़ में पीजीटी टीजीटी में इसमें क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। पीजीटी टीजीटी एग्जाम जो लेवल की होती है हमारी, उससे पूछा जाता है बाढ़ में। तो इंग्लिश इन द मिड 5th सेंचुरी एज अ नेम ऑफ प्रोफेशनल पोएट हु ऑपरेट इन द सेल्टिक सोसाइटीज ऑफ आयरलैंड, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाढ़ हम लोग फेमस राइटर, फेमस नहीं, राइटर जो हमारे होते हैं, राइटर को कुछ नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है, उसे हम बाढ़ कहते हैं, ठीक है। और केल्टिक सोसाइटी ऑफ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, कॉर्नवेल, ब्रिटेनी एंड ऑफन इन द एम्प्लॉय ऑफ अ नोबेल पैट्रन ऑफ हुज अचीवमेंट, ठीक है। चलो, इतना कुछ इसमें जानने का नहीं है। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये हमारा थॉमस ग्रे की जो थी द बार्ड ऑफ पिंडारिक ओड जो आई थी 1757, ये आपका पीवाईक्यू है, ये यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, ठीक है। थॉमस ग्रे की द बार्ड ऑफ पिंडारिक ओड। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं और कौन सी मेन पॉइंट है हमारे बार्ड में। आई होप आप सभी को विजिबल होगा। चलो, इसमें से हमारा क्वेश्चन बनता है आपका कि शेक्सपियर को जैसे क्या कहा जाता है, तो शेक्सपियर को हम कहते हैं द बार्ड ऑफ एवन, क्योंकि एवन में ये पैदा हुए थे, तो बार्ड ऑफ एवन। वर्ड्सवर्थ को आप, शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन, वर्ड्सवर्थ को कहते हैं द बार्ड ऑफ राइडल माउंट। ये भी ये जगह है उनका जहाँ पे ये पैदा हुए थे, उसी उसी जगह के नाम से इन्हें जाना जाने लगा, ठीक है। फिर रॉबर्ट बर्न्स को कहते थे द बार्ड ऑफ आयरशायर, ठीक है। ये पीजीटी में आया हुआ है, शेक्सपियर वाला आया हुआ है, वर्ड्सवर्थ का आया है, तो रॉबर्ट बर्न्स का आया है कि नहीं ये तो याद नहीं है, बट मे भी आया होगा क्योंकि ये क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा बार्ड हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं आगे, तो हमें मिलता है बैरक। बैरक होता है, आप जब इंग्लैंड की जो इमारतें होती है, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग में बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं उसको, नकाशी किया जाता है, डिजाइन बने होते हैं, है ना। उस बड़े गुंबद बने होते हैं, बड़े बड़े आपके पिलर्स, बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं, जो महल टाइप के जो होते हैं उसे हम बैरक कहते हैं, जो कि कुछ थीम से ही रिलेटेड बने होते हैं, जैसे वो बहुत ही ज्यादा शानदार दिखने में लगता है ना, उसे हम बैरक कहते हैं, ठीक। द टर्म अप्लाइड बाय आर्ट हिस्टोरियन, ठीक है। ये बैरक क्या था, ये हिस्टोरियन के द्वारा अप्लाइड किया गया था। और ये स्टाइल कैसा था, टू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग इमर्जिंग इटली, इटली में हुई एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी में ये आपकी आई हुई थी। वो कैसा था, बस एक ऐसी बिल्डिंग थी जो बहुत बड़ा, बहुत भव्य, बहुत शानदार दिखने में लगता है, उसे बैरक कहते हैं, ठीक है। एंड स्प्रेड इन जर्मनी, जर्मनी में आई, अदर कंट्रीज इन यूरोप में आपका ये होने लगा, ठीक है। तो बैरक का ये बैरक था कैसा, ये कैसा था, जैसे कि अचीव एलोबरेट ग्रैंडोज एनर्जेटिक एंड हाईली ड्रामेटिक इफेक्ट जो है उसे हम बैरक कहते हैं, ठीक है। द स्कल्पचर ऑफ ब्रेनी एंड द आर्किटेक्चर ऑफ सेंट पीटर्स कैथेड्रल रोम, ठीक। चलो, द टर्म हैज बीन अडॉप्टेड विद रेफरेंस टू लिटरेचर विद अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने इट में सिग्निफाई एन एलोबरेटली फॉर्मल एंड मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट का मतलब आपका हो जाता है बम्बास्टिक लैंग्वेज, बम्बास्टिक लैंग्वेज, बम्बास्टिक लैंग्वेज, बम्बास्टिक लैंग्वेज यानी कि जिसे बढ़ा चढ़ा के हम लोग बोलते हैं, है ना, उसे बम्बास्टिक लैंग्वेज का, ठीक है। तो बैरक का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा मिल्टन के, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में, और ये आई थी 1667 में ये पब्लिश हुई। जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट थी वो तो, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी हमारे पीवाई, इससे बहुत सारे पीवाई क्यू बनते हैं, ठीक है। फिर थॉमस डे क्वेंसी, थॉमस डे क्वेंसी की जो
बुक थी वो थी कॉन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, जो पब्लिश हुई थी 1822 में। ये भी आपके पीवाईक्यू है, मैच द कॉलम में बहुत बारी आया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग कितने इसमें पीवाईक्यू मिलते हैं हम लोग, है ना। इन दोनों फॉर्म में बैरक का फॉर्म यूज किया गया। फॉर्म नहीं बोल सकते, बैरक के थीम को यूज किया जाता है, जिसमें एनर्जेटिक, ग्रैंडोस और हाईली ड्रामेटिक इफेक्ट को दिखाता है, उसे हम बैरक कहते हैं। ठीक है, चल फिर जब आगे देखते हैं हम लोग, तो कंटिन्यू इन इंग्लैंड इट सर्व्स एज अ पीरियड टर्म्स फॉर पोस्ट रेनेसां लिटरेचर इन द 17th सेंचुरी। मोर फ्रिक्वेंटली इट इज अप्लाइड स्पेसिफिकली टू द एलिवेट वर्ड्स। ठीक है, एलिवेट किया जाता था एक्स्ट्रावेगेंट कंसीट, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को दिखाते थे। लेट 16th सेंचुरी, अर्ली 17th सेंचुरी में ये और यूज होने लगा। ठीक है, और मेरे एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, है ना। फिर जब आगे बढ़ते तो फैंटास्टिक कंसीट एंड एक्सट्रीम रिलीजियस इमोशनलिज्म ऑफ द पोएट रिचार्ड क्रेशर। हाँ, आपका रिचार्ड क्रेशर इंपॉर्टेंट है। रिचार्ड क्रेशर की द मेटाफिजिकल कंसीट आई हुई थी। मेटाफिजिकल कंसीट किसकी? रिचार्ड क्रेशर। ठीक, ये भी आपका पीवाईक्यू है, मैच द कॉलम में आता है। ठीक, उसके बाद रेनवेल की आई थी कंसेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म 1963 में, ये भी आपका पीवाईक्यू। ठीक है, रेनवेल की कंसेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। चलो, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज हमारा बैथोस एंड एंटी क्लाइमेक्स क्या है। ठीक, तो बैथोस इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बजाय मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि बैथोस किसे कहते हैं। बैथोस आपका होता है अ सडन सडन शिफ्ट, सडन शिफ्ट, एक मिनट, a sudden shift from serious to ordinary टॉपिक या सिचुएशन। ठीक, यानी कि बैथोस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक मूवी चल रही है, ठीक है, तो उसमें सपोज ये एक ऐसा सीन है जो बहुत ही सीरियस हो गया, बहुत ही सीरियस हो गया, यहाँ तक सब मान के चलोगे, यहाँ तक वो सीरियस पॉइंट पहुंच चुका है। फिर ये जो सीरियस पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं इसका एक कंक्लूजन होना चाहिए। लेकिन बैथोस में क्या होता है कि ये जो सीरियस वाला पॉइंट है, ये तुरंत फिर एक ऑर्डिनरी टॉपिक में या ऑर्डिनरी सिचुएशन में आ जाता है, इसे हम बैथोस कहते हैं। ठीक है, तो बैथोस का मतलब हो गया ए सडन शिफ्ट, एक अचानक सा चेंज सिचुएशन में, या फिर किसी सीन में, किसी ड्रामा में, एक सीरियसनेस में पहुंचने के बावजूद एक तुरंत फिर से एक ऑर्डिनरी सिचुएशन को दिखाना, उसे बैथोस कहते हैं। ठीक है, एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का जैसे उल्टा हो गया, क्लाइमैक्स होता है एक हायर सीरियस पॉइंट ऑफ समथिंग, और एंटी क्लाइमैक्स इसका उल्टा हो गया। आगे हम लोग देखेंगे एंटी क्लाइमैक्स को। ठीक है, तो बैथोस, आई होप आप लोग समझ गए कि बैथोस होता है एक सडन शिफ्ट, एक अचानक सा शिफ्ट सीरियस टू ऑर्डिनरी टॉपिक। ठीक है, तो बैथोस इज अ ग्रीक, बैथोस क्या है? ग्रीक है, ग्रीक टर्म है, और इसका मतलब होता है डेप्थ। ठीक, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ग्रीक में इसका मीनिंग क्या है, या इंग्लिश में क्या मीनिंग है, तो याद रखिए इसका होता है डेप्थ। ठीक है, has been an indispensable term in critics since Alexander Pope, एंड अलेक्जेंडर पोप के समय से ही आपका यूज में है। और ग्रीक लॉन्गिनस फेमस ऐसे ऑन द सबलाइन। ठीक है, ऑन द सबलाइन, ये आपका पीवाईक्यू है, तो मैं लिख देता हूँ। लॉन्गिनस का वर्क था ऑन द सबलाइन, जो 1727 में ऐसे में ऑन द बैथोस ऑफ द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोएट। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप की वर्क थी जो पब्लिश हुई थी 1727 में, एक ऐसे थी ऑन दी बैथोस ऑफ द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोएट्री। ठीक है, ऑन द आर्ट ऑफ सिंकिंग पोएट्री, जो आप कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड थी किसके? लॉगिनस के ऑन दी सबलाइन, जिसमें बैथोस के बारे में बताया गया। ठीक है, चलो, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो unit the writer overshoot the mark and drop into the trivial or the ridiculous। वही चीजें जो मैंने बताया कि एक सीरियस पॉइंट से एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट में आना सडनली से बेहतर होता है। तो अमंग हिज एग्जांपल पोप कहते हैं कि द मॉडेस्ट रिक्वेस्ट ऑफ टू अपसेंट लवर्स, ये आपका क्या बोल सकते हैं, इससे लिया गया, अभी याद नहीं आ रहा है, अच्छा कोई नहीं। तो पॉप की जो लाइन है, द मॉडेस्ट रिक्वेस्ट ऑफ टू एब्सेंट लवर्स, ये अब याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है लाइन में लाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा फॉर गॉड ऑफ कंट्री एंड फॉर येल, स्लोगन है ये, है ना, फॉर गॉड, फॉर कंट्री एंड फॉर येल, वी अलेक्जेंडर पोप की लाइन है, याद रखिएगा, ठीक है। बिकॉज जैसे क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स किसे कहते हैं, मोस्ट मोस्ट इंटेंस मूवमेंट, या फिर हाँ बोल सकते हैं मूवमेंट। क्लाइमैक्स क्या होता है, मोस्ट इंटेंस मूवमेंट, यानी कि एक चरम सीमा में पहुंच गया चीजें, उसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं, है ना। चलो फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलता है द प्रील्यूड, जो पब्लिश 1805 में बन के तैयार हुई थी, अब बुक 9 में इसके बारे में जिक्र है, ये याद रखिएगा थोड़ा बहुत, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मिलता है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स जो कि एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं इज समथिंग अपलोड एज एन इक्विवेलेंट ऑफ बैथोस। इसके हिसाब से एंटी क्लाइमैक्स जो है कभी कभी समान होता है बैथोस। बैथोस में क्या होता है, एक सीरियस पॉइंट होता है और सडनली चेंज होता है, उसे बैथोस कहते हैं। बट इन अ मोर यूजफुल एप्लीकेशन, लेकिन ज्यादातर जब देखते हैं तो एंटी क्लाइमैक्स इज अ नॉन डेरोगेटरी एंड डिनोट अ राइटर्स डेलिबरेट ड्रॉप फ्रॉम द सीरियस एंड elevated to the trivial and lovely in order to achieve a comic satire effect। यानी कि बैथोस क्या था, सीरियस पॉइंट में जाता है और सडनली चेंज होता है, लेकिन एंटी क्लास में क्या होता है कि ये तो सीरियस में जाता है और सडनली चेंज भी होता है, लेकिन ये थोड़ा कॉमिक इफेक्ट भी डालता है। एंटी क्लाइमैक्स कॉमिक इफेक्ट भी डालता है। कॉमिक इफेक्ट क्यों डाल रहा है, क्योंकि क्लाइमैक्स क्या होता है, एक इंटेंस मोमेंट होता है, एक सीरियस पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे वो सीरियस पॉइंट को हटाकर एक कॉमिक बिहेवियर दे रहा है, उसे एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो जब डेफिनेशन हम लोग को जाते हैं तो डेफिनेशन में हमें मिलता है एंटी क्लाइमैक्स इज नॉन डेरोगेटरी एंड डिनोट अ राइटर्स डेलिबरेट ड्रॉप फ्रॉम द सीरियस, है ना, फ्रॉम द सीरियस एंड एलिवेटेड टू द ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब हो गया आपका कोई भी महत्वहीन महत्वहीन या फिर मामूली, महत्वहीन और मामूली चीज में बदल देना, तो वो कॉमिक सटायर को इंजेंडर करता है, उसे एंटी क्लाइमैक्स। यहाँ पे हम लोग दो चीजें फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, है ना। बैथोस का मतलब हो गया सीरियस, एक सडन चेंज, एक सडन चेंज सीरियस टू नॉर्मल, ठीक। क्लाइमैक्स इंटेंस मोमेंट, ठीक है, और एंटी क्लाइमैक्स सीरियस टू नॉर्मल बट कॉमिक, है ना, ये हो गया एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बीट राइटर। बीट राइटर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले बहुत आते थे, अभी कम हो गया, बट इंग्लिश का कोई ये नहीं, पूछा जा सकता है कभी भी। तो बीट राइटर्स क्या थे, बीट राइटर जो थे वो लूज नीड ग्रुप थे ऑफ पोएट नॉवेलिस्ट, है ना, सेकंड हाफ, और ये आई थी 1950 और अर्ली 1960 में
बीट राइटर्स आए। बीट राइटर्स क्या करते थे? शेयर सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड को दिखाते थे अपने वर्क में, जो एंटी एब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिकल थे, एंटी इंटेलेक्चुअल थे। ये ज़्यादा अपना दिमाग वहाँ नहीं लगाते थे, ये चीज़ों को उल्टा ही करते थे जनरली, है ना। एंटी पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स के विपरीत लिखते थे, है ना। एंटी इंटेलेक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा ही लिखते थे। इतना तक ठीक है। उसके बाद आप जब आगे बढ़ोगे तो अपोज टू दी प्रिविलिंग कल्चर, लिटरेरी एंड मॉरल वैल्यू को ही अपोज करते थे, फेवर ऑफ अनफेटर्ड, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सब चीजों पे ये ज्यादा लिखते थे। ठीक है। द कम्युनिज्म, ड्रामा और जैज। चलो ठीक है। अब और देखते हैं हमारे बीट राइटर्स में कौन कौन थे। बीट बीट was used to signify both beaten down and beatific। ठीक है, beaten down एंड beatific को ये डिनोट कर, ठीक है। और एंड द क्रिश्चियन मिनिस्ट्री ड्रा, ठीक है। द ग्रुप ऑफ इंक्लूड विच डाइवर्स फिगर पोएट। जैसे इसमें प्रोमिनेंट जो बीट राइटर्स के प्रोमिनेंट राइटर थे एलन गिंग्सबर्ग, ठीक है। इन्हें आपको जो बीट राइटर है, तो बीट राइटर्स में आपको बीट राइटर सपोज, तो बीट राइटर्स के जितने भी राइटर हैं, आप जो जो इससे इस राइटर से जुड़े हैं, उन राइटरों के नाम आपको याद होने चाहिए, और थोड़े बहुत जो उनके वर्क, क्योंकि वो पूछे कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप ऑफ पोएट से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ठीक है। तो एलन गिंग्सबर्ग का इसमें बहुत परमानेंट नाम है ना, जिन इनके वर्क से ये बीट राइटर एक तरह से कह सकते हैं कि आया था। तो आगे देखेंगे इसमें। कुछ बाद इसमें था ग्रेगरी क्रूसो, लॉरेंस, है ना, फिर विलियम ब्रॉग्स, जैक क्रूस जैक क्रोक्स, ये सारे आपके प्रोमिनेंट राइटर थे बीट जनरेशन में। ठीक है। और एलन किंग्सबर्ग की जो वर्क थी हवल, जो पब्लिश हुई थी 1956 में, ये आपका पीवाईक्यू है, मैच द कॉलम में आया हुआ है। ठीक है। एलन किंग्सबर्ग की 1956 बीट अचीवमेंट इन मैथलेस सेलिब्रेशन, ठीक है, मैं कुछ और जरूरी नहीं इसमें। और आपका एक रोड है, सॉरी वर्क है, जैक क्राफ्ट की ऑन द रोड 1958, ये भी आपका पीवाईक्यू। ठीक। तो बीट राइटर से हमारे दो वर्क को याद रखना, हॉवल का, एलन किंग्सबर्ग, और 1956 में ये पब्लिश्ड हुई, है ना। और जैक रूसो की ऑन द रोड, जो 1958 में आई थी, और इन्होंने कॉइन किया था, बीट जनरेशन को, या फिर बीट राइटर्स को कह सकते। कॉइन किसने किया था? जैक रूसो, ऑन द रोड 1958। ठीक है। चलो, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें और इम्पोर्टेंट, ये आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क में से पढ़ सकते हो आप लोग इसमें। और हमें, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बायोग्राफी। बायोग्राफी आप सबको पता है किसे कहते हैं, है ना। बायोग्राफी द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ, उसे बायोग्राफी कहते हैं, है कि नहीं। फिर जब आगे बढ़ते हैं हमें, तो हमें देखने को मिलेगा, कवर कर लेते हैं इसको, है ना। फिर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सर थॉमस नॉट 1579 शेक्सपियर, ठीक है। एक है वर्क हैजियोग्राफी, हैजियोग्राफी कहते हैं लाइफ ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, ठीक है, उसे हम हैजियोग्राफी कहते हैं। ऑफन, अक्सर बेस्ड, किसमें बेस्ड होता है? पायस लेजेंड देन फैक्ट, ठीक है, यानी कि अच्छा दिखा रहा है उनको, क्रिश्चियन सेंट के ऊपर जो है उसे हैजियोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी पता है आपको। हमारे इसमें आइजैक वॉल्टन जो है, ये बहुत सारे बायोग्राफी लिखे हैं, लाइव्स, जिसमें आपका जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, 1640 टू 1678 में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। ठीक है।
फिर जब 18th सेंचुरी में हम लोग पहुँचते हैं इंग्लैंड, वीजा इमर्ज ऑफ द फुल स्केल बायोग्राफी आ गया इसमें इंग्लैंड में। कब आया? ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। 18th सेंचुरी इंग्लैंड में फुल स्केल में बायोग्राफी आपकी आने लगी, ठीक है, जिसमें सैमुअल जॉनसन जो थे, ये जो बुक लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट 1779 टू 81, ये झारखंड के पीवाईक्यू में भी आई थी, सॉरी पीजीटी एग्जाम में जो 2017 में आई हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपका पीवाईक्यू है, सैमुअल जॉनसन की लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट 1779, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें मिलता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है आपका जो खुद लिखता है इंसान, बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने बारे में लिख रहा है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। मेमो किसे कहते हैं? मेमो कहते हैं जब कोई इंसान सपोज एक डायरी लिख रहा हो या जर्नल लिख रहा हो प्राइवेटली, है ना, अपने आप अपने डायरी से अपने डायरी में लिख रहा हो कोई चीज, उसे मेमो कहते हैं, ठीक है। और जब डायरी की बात आती है तो सबसे बेहतरीन नाम आता है आपका सैमुअल पेपेज। सैमुअल पेपेज को आपको खा जाना है, मतलब ऐसे जनरली नहीं, इनको या इनको भूलना नहीं, ये पीवाईक्यू है इनका नाम पे। और ये जो डायरी लिख रहे थे, इनका जो मेमो था, उनके पब्लिकेशन में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पब्लिकेशन में। तो 1660 में आप लोग लिख लीजिए टू 1669, इस एरा में ये सैमुअल पेपेज लिखते थे अपने डायरी में। नेक्स्ट है जॉन एवलिन। जॉन एवलिन भी आ, लिखते थे, ये एक्टिव थे 1640 टू 1704, 4 या 6 था, आई थिंक 6 हो, अब 6 था ना 4 था, 1706, 6 ही होना चाहिए, इसे मैं देख लेता हूँ ना, लेकिन 1706 ही याद रहा मुझे, ठीक है। तो सैमुअल पेपेज की ड्यूरेशन थी 1660 टू 1669 और एल्विन की 1640 टू 1706, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ते हम लोग जर्नल जेम्स बॉसवेल, ठीक है, और जो फैमिली बर्निल, द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टिन, है ना। द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी, ये भी आपका पूछ सकता है, तो कौन था? कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टाइन, ठीक है। चलो, हो गया आपका। फिर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आगे आपको मिलेगा माइकल डे मॉर्टिन्स ऐसे पब्लिश्ड 1580, माइकल डे मॉर्टिन्स का ऐसे आया था, पब्लिश हुआ था 1580, ठीक है। और माइकल डे मॉर्टिन्स को कहते हैं आपका फादर ऑफ ऐसे, फादर ऑफ ऐसे, ठीक है। चलो फिर ऑटोग्राफी रूसो की आई थी, कन्फेशन गीत क्या आई थी, डक्सटन एंड वेट, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, है ना, इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। जॉन बनिया की द ग्रेस बाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर 1666, ये पीवाईक्यू है आपका, जॉन बनियान की, ठीक है। फिर वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी आई थी आपका, प्रीलूड जिसे कहते हैं, कंप्लीट हुई थी 1805 में, पब्लिश्ड हुई थी 1815, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्लीट कब हुई थी, पब्लिश्ड कब हुई थी? पब्लिश्ड की थी इनकी बहन ने, डोरथी वर्ड्सवर्थ ने, डोरथी वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश्ड की थी, ठीक है, 1850 में। इनकम्प्लीट हुई थी 1805 में, ये कंप्लीट हुई, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट। हम लोग अब ब्लैक आर्ट में हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत